नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे तेल तिलहन उद्योग को लेकर के और ख़ास तौर से इस पर अमेरिकी टैरिफ पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं को लेकर के आज 360 डिग्री चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मासिक आधार पर सोया मील एक्सपोर्ट में हल्की बढ़ोतरी से घरेलू बाजार में सोयाबीन और सोया मील की कीमतों पर क्या असर रहेगा, इस पर भी आज की चर्चा हम बातचीत करेंगे। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवड़ा जी। रवि सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको और बहुत बहुत स्वागत भी आपका। धन्यवाद सर। पहला सवाल यही है सर कि जो इंडस्ट्री है उसका मानना ये है कि तेल तिलहन उद्योग पर जो अमेरिकी टैरिफ है उसका असर कम होता, मतलब काफ़ी कम रहेगा बाकी सेक्टर के मुकाबले। आप का व्यू इस पर क्या है, आप सहमत हैं इस बात से? जरूर सर, क्योंकि पर्टिकुलर देखें तो इसमें यूएस का खुद का डोमिनेंस कम है, साथ में ऑयल इंडस्ट्री में थोड़े सप्लाई चेन भी मीन्स के चेंज हो चुके हैं। पर्टिकुलर जो यूएस एंड चाइना का जो ट्रेड था इंटरनेशनली, वो कम होकर जो ट्रेड है उसका टोटल अभी शिफ्टिंग अर्जेंटीना ब्राजील जैसे कंट्री से हो चुका है। तो आई थिंक इस हिसाब से सोया में वो प्रॉब्लम नहीं है। जो पाम ऑयल है उसका पूरा डोमिनेंस है वो मीन्स के इंडोनेशिया एंड मलेशिया के पास है। तो वहां पे जैसे देखें तो इंडिया एंड मलेशिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बिटवीन ट्रेड में कोई इतना ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि सनफ्लावर ऑयल जो रशिया से बड़ा इंपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक ऑल ओवर जो भी मीन्स के बाकी मस्टर्ड ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल है वो हम दोनों में आत्मनिर्भर है, दोनों हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही है। तो ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइसेस या अभी जिस हिसाब से अनसर्टनिटीज है ग्लोबल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो इसका इम्पैक्ट इंडिया के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के प्राइसेस पे ज्यादा नहीं आना चाहिए। डेफिनेटली जो फंडामेंटल है वो कंपेरेटिव अच्छे स्ट्रांग है, बट आई थिंक ऑल ओवर अभी जो फेस्टिविटी भी चल रहे हैं उसके अलावा बात करें तो जो स्पॉट मार्केट प्रीमियम्स भी है, तो अगर सबको कंसिडर करें तो मुझे लग रहा है कि इंपोर्ट एक्टिविटीज में भी अभी कुछ इतना ज्यादा फर्क मीन्स के ग्लोबल भी आता हुआ नहीं दिखा है। पर्टिकुलर जहाँ पे मीन्स के यूएस से जो थोड़ी सप्लाई चेन थी सोया ऑयल सोयाबीन रिलेटेड, क्योंकि यूएस है वो उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं चार्ज करता था जैसे अर्जेंटीना एंड ब्राजील $2 to $3 का प्रीमियम चार्ज हो रहा है। बट वो एक नॉमिनल अमाउंट है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो सारा बास्केट है वो इससे बाहर है। साथ में कई कंट्रीज है जो यूएस के साथ डील कर रही है, उसमें यूएस एग्रीकल्चर को विदाउट एनी टैरिफ या विदाउट एनी ड्यूटी वो ट्राई कर रहे हैं कि वो सामने वाली कंट्री उससे परचेस करे जहां हमारी भी टैरिफ डील अटकी हुई है। तो आई थिंक इस हिसाब से जो जो कंट्री ने मान लिया है वो कंट्री के साथ वो ट्रेड डील कर रहे हैं। तो काफी कंट्रीज है जो उसके ट्रेड पार्टनर है और उन्होंने विदाउट टैरिफ वो यूएस के इंपोर्ट को भी अलाउ कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे सप्लाई चेन है वो स्मूथ है। अभी जो फोकस एक सिर्फ सनफ्लावर के लिए रिस्क है वो है कि अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन बढ़ते हैं या मीन्स के यहाँ से अबलिश होते हैं, तो वहां पे एक प्राइस सेंसिटिविटी अभी भी टैरिफ का हिसाब से बाकी है। अदरवाइज सोयाबीन, सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एज वेल एज पाम ऑयल, ये सारे कमोडिटीज मुझे लग रहा है कि टैरिफ की जो वॉर है उससे कहीं ज्यादा दूर है। जी सर। अब सर जरा बात कर लेते हैं सोया मील की। सोया मील के एक्सपोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका इम्पैक्ट आप डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सोयाबीन के प्राइसेस पे किस तरीके से देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर बात करें तो? जब से सोया मिल के प्राइसेस तो अच्छी तरह ही 38,000 के करीबी वहां पे स्टेबिलिटी है। पर्टिकुलर बात करें तो यूरोप से थोड़ा कंसर्न था जब उन्होंने अपने जो रेगुलेशन है उसमें चेंज किया था। यूरोप का मानना है कि जहाँ पे मीन्स की सोइंग हुआ है और वहां पे पहले अगर फॉरेस्ट एरिया था तो वो एरिया से वो सोया मिल का या सोयाबीन सोया ऑयल किसी का वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारा एक कंसर्न था क्योंकि हम सोया मिल काफी अच्छी तरह इम्पोर्ट कर एक्सपोर्ट करते हैं, काफी अदर ऑयल सीड मिल भी हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में। तो अभी एक मेजर कंसर्न है, कंप्लायंस का कंसर्न है कि हमें वो प्रूव करना पड़ेगा कि जहाँ पे हमने सोइंग की है वहां पे पहले फॉरेस्ट नहीं था। तो आई थिंक ये थोड़ा एक कंप्लायंस वाइज इशू बढ़ गया है। इस हिसाब से देखे तो इतना ज्यादा फिर भी नहीं बढ़ा है जो बढ़ना चाहिए, बट फिर भी स्टेबल रहा है, कुछ ज्यादा इतना असर उसमें आता हुआ नहीं दिखा है। सेकंड के इंडिया एंड चाइना के जो रिलेशनशिप में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है, तो अगर यहाँ से कुछ मीन्स के पॉजिटिविटी मिलते हैं तो मेरे हिसाब से एक आगे जाके ये प्राइसेस का आउटलुक एंड प्राइसेस वाइज अच्छा सपोर्ट कर सकता है। ठीक सर। सर इस विषय पर आखिरी सवाल आपसे कि इस बार हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की खेती थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्या उससे कुछ सपोर्ट मिलता हुआ सोयाबीन के प्राइसेस को मिल सकता है?
सोयाबीन प्राइसेस काफी अच्छी तरह ऊपर आ चुके हैं। जो 4200 के प्राइस ट्रेड हो रहे थे वो अभी 4800 के ऊपर कंफर्ट के साथ ट्रेड हो रहा है। आई थिंक ये भी एक अच्छा चीज है। साथ में आगे जाके रशिया एंड यूएस के बिटवीन के जो ट्रेड रिलेशंस है वो कैसे रहते हैं, वो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों प्राइस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसका दारोमदार ये मीन्स के रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करता है कि नहीं। अगर ये वॉर खत्म होगा, शायद एक करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग इंटरनेशनली एडिबल ऑयल प्राइस में थोड़ा आता हुआ दिखेगा, ड्रिवन बाय सनफ्लावर ऑयल। तो मुझे लग रहा है कि तब थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक एक्सपेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे ऑलवेज जो फंडामेंटल की बात करें या सोइंग की बात करें, जिस हिसाब से सप्लाई सिनारियो है, मेरे हिसाब से कंफर्ट जोन के करीबी प्राइस है। फिर से एमएसपी जब बढ़ेगी तब उसमें फिर से कुछ उछाल आएगा। तब तक कोई बड़े फंडामेंटल में परिवर्तन नहीं, क्योंकि सोइंग के ऑलरेडी डेटा आ चुके हैं। अराइवल्स भी जिस हिसाब से बारिश गिर रहे, आई थिंक बैलेंस ही होगी, कुछ ज्यादा उसमें गिरावट नहीं होगी। तो लोअर सिचुएशन बैलेंस है। इंटरनेशनल भी नवंबर से दिसंबर जो चाइना है वो बड़ी मात्रा में ग्लोबल मार्केट से सोयाबीन इंपोर्ट करता है, सोया ऑयल इंपोर्ट करता है। तो हमारी फेस्टिविटी के बाद ये फेस्टिविटी पे एक इम्पोर्टेंस हो जाएगी। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में डाउन साइड 4700 का लेवल प्रोटेक्ट होना चाहिए और अपर साइड 4940 4950 तक के लेवल आने चाहिए। ठीक सर। सर, अब जरा आज का आखिरी सवाल, जो कि हमारे तमाम ट्रेडर जो हैं वो देखते हैं, कमोडिटी बाजार में जो लोग ट्रेड करते हैं, आपके टॉप एग्री कॉल्स कौन से होंगे इस समय? जब से लास्ट टाइम हमने ये चाइना रिलेशन के ऊपर ही हमने जो रिकमेंडेशन दिया था, उसमें हमने कैस्टर पे बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था। उसका टारगेट आ चुका है, 6690 का टारगेट था। अभी 6700 चल रहा है। करंट रेट पे 6700 के करीब अभी भी बाई करें, मुझे लग रहा है कि एक अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। एंड 6790 6800 का टारगेट होगा। 6642 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और कोरिएंडर भी काफी टाइम के बाद मुझे लग रहा है कि धनिया में एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखे। धनिया बाई करे अराउंड 7850, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7780 एंड टारगेट उसका 7960 तक आ सकता है। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेकर के बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर? जो भी कमोडिटीज में डिस्कशन किया है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। ये पोजीशन क्लाइंट के अकाउंट में या अपने खुद के अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में हो सकती है। और कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, एज वेल एज आपका फाइनेंशियल रिस्क के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ करके तमाम विषयों पर बातचीत रखने के लिए। तो फिलहाल के लिए आज के एग्रीमीटर को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ और मुझे भी इजाज़त दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।